नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि देखा जाए तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए है, लेकिन इसमें से बहुत सारे सवाल क्लास 9th के बच्चों के मन में भी होंगे, बहुत सारे सवाल क्लास 11th के बच्चों के मन में भी होंगे और बहुत सारे सवाल क्लास 12th के बच्चों के मन में भी होंगे। क्या ऐसे सवाल हैं जो आप सभी के मन में हैं और क्या उनका जवाब है? ठीक है, इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को मैंने अभी कोई पार्ट नहीं दिया, लेकिन हाँ, इसका अगर आपके मन में और कोई सवाल आते हैं, इन सवालों के अतिरिक्त और कुछ आपके मन में है कि जो इसमें मैंने कवर नहीं किए हैं, तो मैं उन सवालों का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। इस वीडियो के जो कमेंट्स आएंगे वहीं से मैं क्वेश्चन उठा लूँगा और उसके ऊपर मैं आपके सवालों के जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो बहुत ज़्यादा सबके मन में है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं, शुरू से आखिरी तक बने रहिए। और स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए इसलिए लिखा है कि 10th के बच्चों में ज़्यादा उत्साह होता है एग्ज़ाम के लिए। 12th के बच्चे ऑलरेडी एक बार बोर्ड की एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, लेकिन 10th के बच्चों की पहली बोर्ड एग्ज़ाम होती है, तो दे आर लिटिल मोर एक्साइटेड देन द 12th स्टूडेंट्स। 12th वाले उस चीज़ से होके गुजरे हुए होते हैं, तो उनको पता होता है ना। और अभी जो 12th में है उनकी एग्ज़ाम हुई थी, है ना, बिना एग्ज़ाम के वो पास नहीं हुए, उनकी एग्ज़ाम हुई थी और उनका एक पेपर जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। आप जानते होंगे, भूगोल का पेपर उनका बाद में लेंगे ऐसा करके कहा गया था और बाद में उनको पास कर दिया गया था। ठीक है, उनका इंटरनल असेसमेंट कर दिया गया था। यहाँ बात करते हैं कौन से ऐसे 10 सवाल हैं, उन 10 सवालों के ऊपर हम पहुँचते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहला सवाल है कि विल अवर सिलेबस रिड्यूस। सर, क्या हमारा सिलेबस रिड्यूस होगा जैसे इस साल हुआ है? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है। मुझे बार बार बच्चे कमेंट पूछते हैं, ऑनलाइन पे जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी मुझसे पूछते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि सर हमारा भी सिलेबस रिड्यूस होगा क्या? अब ये सवाल बच्चों के मन में आना स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? कि अभी तक तो स्कूलें खुली नहीं है, अभी तक तो पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होना है। फिर जब लास्ट ईयर का हुआ था तो फिर इस साल हमारा भी हो सकता है। तो ये जो आपके मन में ये जो सवाल है बेटा, ये बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन इसका जो जवाब है उसका जवाब अभी तक तो है कि जी नहीं, ऐसा कोई प्लान सरकार का नहीं है कि उन्होंने सिलेबस आपका रिड्यूस किया है। क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी एकेडमिक सेशन शुरू ही नहीं हुआ है। एकेडमिक सेशन जनरली हमारा 15 जून को शुरू होता है, जो कि बिल्कुल आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि 15 तारीख को तो स्कूल नहीं खुल रही है ना। अभी तो स्कूल नहीं खुल रही है, लेकिन फिर जब भी खुलेगी तब क्या सिलेबस कंप्लीट होने की परिस्थिति होगी? अगर सिलेबस कंप्लीट करने की परिस्थिति होगी तो फिर सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर परिस्थितियां भगवान ना करे बिगड़ी, तो फिर वो उसके ऊपर कुछ सोच सकते हैं और कुछ अगर रिड्यूस करना है तो करेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर सवाल ये आता है कि सर अगर अभी तक नहीं है फिर हम क्या करें? क्या हम रिड्यूस सिलेबस पढ़े? क्योंकि सर हमारे तो जो कुछ टीचर्स हैं, है ना, हमारे जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि अभी ये पार्ट छोड़ दो, ये पार्ट नहीं आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई बोल रहा है आपको कि ये पार्ट छोड़ दो या ये पार्ट नहीं करना है, तो आई वॉन्ट टू से वन थिंग, दैट डू नॉट लिसन एनी अदर पर्सन और एनी टीचर और एनी यूट्यूबर और एनी अदर पर्सन। किसी का कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। सिलेबस जो है आपको कंप्लीट करना है। फिर सवाल आएगा सर कहाँ से करना है? भैया बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, है ना, हमने तो करके रखा है, बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं। आपको जिनका जहाँ से जैसे पढ़ना है पढ़ लो, पर छोड़ो मत। ठीक है, और ये बहाना बिल्कुल मत बनाना कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, क्योंकि इस बहाने के कारण बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ है। लास्ट ईयर देखो, 1 साल से आप लोग ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो गया आप घर पे हो, और आप घर पर रह के आपका बहुत सारा स्टडी का नुकसान हो गया है। तो ये टाइम समय का उपयोग करने का है, ना कि दुरुपयोग करने का। तो ये आपके हाथ में है। ठीक है, अब बच्चों के मन में एक और सवाल आता है कि हाउ मेनी आवर्स वी शुड स्टडी टू स्कोर मोर देन 95 मार्क्स। ये एक ऐसा सवाल है जो बच्चे हर साल पूछते हैं, हर महीने पूछते हैं। क्यों? 3 महीने बचे होंगे तो बोलेंगे, 6 महीने बचे होंगे तो बोलेंगे सर बताइए 6 महीने में कैसे 95 से ज़्यादा मार्क्स ले आए, कैसी मेहनत करें। 3 महीने बचेंगे तो भी पूछते हैं, 2 महीने बचते हैं तो भी पूछते हैं, 1 महीना बचता है तो भी यही सवाल होता है, सर 95 के ऊपर कैसे लाए लास्ट 30 डेज़ में, है ना। और आखिरी के 15 दिन में भी यही पूछते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ना तो 15 दिन में ऐसा कुछ होता है, ना 1 महीने में ऐसा कुछ होता है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टार्टिंग से, मतलब अभी से आपको एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी लेके चलना होती है, एक टारगेट लेके चलना होता है और उस टारगेट के ऊपर काम करना होता है। और जो लोग पूरे श्रद्धा से, है ना, जो पूरे डेडिकेशन से, डिवोशन से और डिटर्मिनेशन से
काम करते हैं, मतलब 3D लेके चलते हैं, उनको डेफिनेटली एस जरूर मिलता है सक्सेस। ठीक है, 3D से मिलता है एस, ये बात ध्यान रखिए। तो जो लोग डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे, डिटर्मिनेशन से पढ़ाई करेंगे और डिवोशन से पढ़ाई करेंगे, उनका डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, बट इट डजेंट मीन दैट कि पागल जैसे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। पढ़ाई तो करना है, डेडिकेशन से करना है, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना होती है। ठीक है, और ये चीज़ मैं अपने कई वीडियोस में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं एक ही कहना चाहूँगा कि 95% के ऊपर अगर परसेंटेज लाना है आपको, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी से एक छोटा सा टाइम टेबल बनाएं। बहुत देर तक मत पढ़िए, 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करिए, जिसमें से 1 घंटा मैथ्स हो, 2 घंटे अलग सब्जेक्ट्स हो। सेल्फ स्टडी क्या, किस बला का नाम है ये भैया? सेल्फ स्टडी वो होती है कि आप खुद अपनी तैयारी खुद करें। ठीक है, स्कूल का होमवर्क ये सेल्फ स्टडी नहीं होती है, ऑनलाइन दिया गया होमवर्क ये सेल्फ स्टडी नहीं होती। सेल्फ स्टडी मतलब खुद को प्रिपेयर करना। ठीक है, खुद से प्रिपेयर करना, वो होती है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान दो, और ये हो सकता है, ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ तक लोग नहीं पहुँचे हैं, इससे भी ज़्यादा लोग मार्क्स लाते हैं और बिना क्लासेस के लाते हैं। ये भी सुन लो, बिना क्लासेस के लाते हैं, ऑनलाइन पढ़ के भी लाते हैं। तो ये बहाना मत बनाओ कि यार ऑनलाइन में कैसे होगा, ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने ये टारगेट अचीव किया है, इससे ज़्यादा अचीव किया है। ठीक है, आवर टीचर टोल्ड दैट दिस पार्ट हैज़ रिड्यूस्ड, व्हाट शुड वी डू? ये जो पार्ट रिड्यूस हुआ उसी की बात मैंने बताया आपको कि टीचर अगर आपके बोल रहे हैं कि ये पार्ट रिड्यूस हो गया है, तो भैया उनको बोलिए ठीक है सर, अच्छा बात है, आप मत पढ़ाइए, लेकिन आप कहीं और से पढ़ लीजिए। एंड वन मोर थिंग, डोंट आर्ग्यू विथ योर टीचर्स। अपने टीचर से कोई आर्गूमेंट मत कीजिए, उन्होंने जो बोला सुन लो और आप आपकी पढ़ाई करो। ठीक है, अगली बात, स्कूल में जो भी होमवर्क दिया जाता है, रिटर्न वर्क जो भी होमवर्क दिया जाता है, वो करते रहो, वो लिख लिख के देते रहो। टेस्ट मांगते हैं तो लिख के दो, क्यों दो? प्रोजेक्ट मांगते हैं तो टाइम पर दो। वो इसलिए दो कि फिर से कभी ऐसी परिस्थिति बनी कि ऑनलाइन मतलब एग्जाम ही नहीं हो पाई और डायरेक्ट पास कर दिया गया, तो ऐसा तो नहीं होगा, बट सपोज ऐसा अभी होता है तो आपका यही सब जो डेटा है वो यूज़ किया जाता है। तो जो भी स्कूल से मांगा जाता है वो टाइम पर दो। ठीक है, और बिल्कुल अच्छी राइटिंग में, सुंदर हैंड राइटिंग में लिख के दो, और बिल्कुल प्रॉपर वे में दो, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो उनकी तरफ ध्यान मत दो, अपनी अपनी पढ़ाई करते रहो, खुद सेल्फ स्टडी करो, कहीं से पढ़ लो। हमारे चैनल पे तो सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, आपको यहाँ से नहीं पढ़ना और कहीं से पढ़ना, वहाँ से पढ़ लो, पर पढ़ लो। ठीक है, अपना नुकसान मत करो। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन विल आवर स्कूल और कॉलेज रीओपन? कब खुलेंगे भैया स्कूल हमारे? सर हम कब तक घर रहेंगे? तो इसका जवाब तो अभी वर्षा मैम के पास भी नहीं है ना, ये जवाब अभी किसी के पास नहीं है। तो इस जवाब का हमको इंतज़ार करना है। मुझे ऐसा लगता है कि 15 जुलाई तक या 30 जुलाई तक के कोई ना कोई निर्णय आ ही जाएगा और तब तक स्कूल खुल जाएगी। अभी इसलिए नहीं कि अभी तो रीओपन हो रहा है धीरे धीरे, है ना, जो लॉकडाउन था वो धीरे धीरे खुल रहा है, पर मुंबई जैसी सिटी में अभी भी प्रॉब्लम है, बारिश के कारण आप देख रहे हो बहुत सारी दुविधाएं हैं। तो धीरे धीरे ये जैसी एक टाइम, एक सही पोजीशन पे हमारा स्टेट आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली रीओपन होगा। इस साल स्कूल ज़रूर खुलेगा। तो ये मत सोचना कि स्कूल नहीं खुलने वाला है, हम घर पे ही पढ़ेंगे, नहीं, स्कूल इस साल खुलेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि घर घर जाके शुरू क्यों नहीं करते आप वैक्सीनेशन देना। तो आज नहीं तो कल वो सिस्टम भी शुरू हो जाएगा, जब आपके घर आके वैक्सीनेशन देने शुरू कर देंगे लोग। ठीक है, जो आरोग्य विभाग है वो भले ही आज हो या कल हो, पर जब भी होगा वो उससे तेज़ी आ जाएगी वैक्सीनेशन में। और एक बार सारा वैक्सीनेशन हो गया पूरे देश में, है ना, 90 से 95% हो गया, कि फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो चांसेस तो इस साल है स्कूल खुलने के, लेकिन अभी नहीं है। अभी 1 से 1.5 महीना तो हमको वेट ही करना है। मतलब 30 जुलाई तक के कुछ ना कुछ हमारे सामने पिक्चर आ जाएगा कि हम इस समय स्कूल खोल रहे हैं। क्योंकि अभी देखो 15 जून को तो खुलना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 1 जुलाई भी होता तो बोल देते, वैसा नहीं है। तो अभी हमें जो 45 डेज़ का टाइम है ऐसा लेके चलते हैं, लेकिन इन 45 डेज़ में आपकी पढ़ाई बननी होना चाहिए रेगुलरली किसी पर्टिकुलर चैनल से। जैसे हमारे चैनल पे मैथ्स पूरा अवेलेबल है, बाकी सब कुछ अवेलेबल। पर्टिकुलरली आप एक टाइम टेबल बना लो, उस टाइम टेबल के हिसाब से वीडियोस देखते रहो, अपनी स्टडी करते रहो, नोट्स बनाते रहो। हमारे ऑनलाइन लेक्चर मेरे आते रहेंगे, लेकिन जो हमारे टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है, जो कंटेंट है, वो पूरा करो। ठीक है ना, वो पूरा करो, और उसके लिए हमारे वीडियोज़ अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन होगा, मेरा 5वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या इफेक्ट होने वाला है 10th के नई बोर्ड के ऊपर। अभी जो बच्चे हैं अभी उनके कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो चीज़ें इंप्लीमेंटेशन करना थी, जो इंप्लीमेंट करना थी, वो अभी इंप्लीमेंट आपकी नहीं हो रही है, आपके ऊपर तो डेफिनेटली नहीं हो रही है।
तो आपके जो 10th में जो बच्चे हैं उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई तरीके से शुरू रखो। ये चीज़ मन में मत लाना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो 10th बोर्ड खत्म नहीं हुआ है, असेसमेंट के तरीके बदल रहे हैं। बोर्ड रहेगा, लेकिन एग्जामिनेशन की जो मेथड है, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, मेथड ऑफ असेसमेंट विल चेंज। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। तो यहाँ एनईपी से बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। विच रेफरेंस बुक्स वी शुड यूज़, हमको कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले हमारी जो टेक्स्ट बुक है भैया वो पूरी अच्छे से हमको पता होना चाहिए। साइंस की हो तो साइंस की टेक्स्ट बुक पूरे तरीके से पढ़ लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, क्योंकि वहीं से आपके एमसीक्यूज बनते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स बनते हैं, मैच द फॉलोइंग बनते हैं। ठीक है, तो पहले अपनी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से हो। क्या होता है, लोग पहले अपनी बुक नहीं करते, हम दूसरी जगह लड्डू खाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम अपना जो अपनी प्लेट में जो खाना है पहले वो खा लें, फिर बाद में हम दूसरी कुछ करने की सोचें, है ना। पहले वो कंप्लीट कर लो। ठीक, उतना कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको अगर कोई सही में रेफरेंस बुक के लिए जाना है तो बेटर है कि रेफरेंस बुक पे भी मत जाओ। ऑनलाइन इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप कैपलर्स लॉ ऑनलाइन डाल देते हो तो आपको कैपलर्स लॉ के अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, वहाँ डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल, लेकिन फिर भी आपके मन में ये डाउट है कि नहीं सर मुझे बताइए हम क्या करें। तो देखिए, उसके लिए फिर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ले लो और उसको पढ़ लो, तो उससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि वही जो कॉन्सेप्ट है फाउंडेशन लेवल के, फाउंडेशन लेवल मतलब कि 10th लेवल का और 9th लेवल का जो साइंस है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि आपको मदद करेगा 11th 12th में, जो कि मदद करेगा अगर आप जेई करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, है ना, या एमएसटी सीईटी देना चाहते हैं, उस समय ये सब काम में आएगा। तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक बुलवा लो और उतना कर लो, रेफरेंस बुक ना करते हो इतना कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, आवर पेरेंट्स हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, व्हाट टू डू? ये सवाल तो पहला होना चाहिए था सर, ये आपने इसको इतने दूर क्यों डाल दिया 7वें नंबर पे? देखो भाई, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, उसमें कुछ बुरा ऐसा नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों से कुछ अपेक्षाएं रखता है, शायद आप भी रखोगे, जब आप पेरेंट बन जाओगे आप भी रखोगे। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखो कि अगर वो बहुत ज़्यादा है, अगर वो बहुत ज़्यादा और आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो प्लीज़ सिट विद देम। उनको बोलिए कि देखो मैं मेहनत करूँगा, आप मुझे प्लीज़ प्रेशराइज मत करिए, मैं आपका बेटा हूँ, है ना, और मैं आप ही की तरह हूँ, मुझसे जितना होगा मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन आप मुझे प्रेशराइज करके शायद मेरा रिजल्ट बिगाड़ दोगे। तो ये चीज़ आपको बात करनी है आपके पेरेंट्स से। ठीक है, आपको हाँ में हाँ नहीं मिलानी है ना, क्योंकि आप अगर 70% तक नहीं पहुँचने वाले और आपके पेरेंट्स आपको 95 का बोल रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप खुद को भी धोखा दे रहे हो, उनको भी धोखा दे रहे हो, और खुद को प्रेशर में रखोगे। देखो बेटा, आप लोगों को प्रेशर में रह के पढ़ाई नहीं करना है। जो भी है अपने पेरेंट्स से क्लियर कट बैठ के बात कर लेना, ज़्यादा अच्छा होता है कि हम बात कर लें, है ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अंदर ही अंदर इस चीज़ को दबाते हैं, और इसका हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर और हमारी पढ़ाई के ऊपर, हर चीज़ पे इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं वो उनसे पूछिए कि अगर आप किसी विचार को भी दबाते हैं तो उससे आपको कितना नुकसान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। आपको अगर आप कर पा रहे हो तो दैट्स वेरी गुड। हाँ, आपको वहाँ पर क्या मदद चाहिए, आपको क्या लग रहा है कि कैसे लग रहा है कि कैसे करना है, यू कैन इफ़ यू हैव सम डिफिकल्टी इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। ठीक है, पर आपको आपके पेरेंट्स से शांति से बैठ के डिस्कस कर लेना है कि देखिए मैं कोशिश करूँगा, पर देखो पापा अगर नहीं आया, आप देख लो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं आया तो फिर आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कीजिए। ऐसा मत करिए, मतलब प्रेशर मत डालिए मुझे, अदरवाइज मैं अदरवाइज मेरा जो रिजल्ट है वो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इतना आपको आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना है, और मुझे लगता है आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनेंगे भी। ठीक है ना, माँ बाप बच्चों से प्यार ही करते हैं यार, वो आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं, वो इसलिए अच्छा चाहते हैं कि आप अच्छा रिजल्ट लाओगे तो अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तो उनको भी एक खुशी मिलती है। और बच्चा जब कुछ अच्छा करता है ना क्लास में, जब बोर्ड की एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करता है, तो माँ बाप का भी सीना चौड़ा हो जाता है कि यस हमारे बेटे ने ऐसा किया। सोसाइटी में बोलिए, गाँव में बोलिए, सिटी में बोलिए, नाम हो जाता है। तो खुशी हर पेरेंट चाहता है ना कि मेरा बेटा अच्छा करे, लेकिन वो कभी कभी कुछ पेरेंट ज़्यादा कर देते हैं। तो उसके लिए ऐसे बच्चों को अपने ऐसे पेरेंट्स से पहले बात कर लेना चाहिए, उनको समझा लेना चाहिए। ठीक है, किसी भी विषय में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बहुत जल्दी ही मैं आपकी उस साइड से मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन? इस साल सर एग्ज़ाम कैसी होगी, ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी? इस सवाल का जवाब तो शायद वर्षा मैम के पास भी नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं मैं कि अगर इस साल ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हुई तो ऑनलाइन पक्का होगी, क्योंकि नाउ दे आर हैविंग टाइम, लॉट ऑफ टाइम।
अगले साल ऐसे पास नहीं करेंगे जैसे इस साल पास किए हैं। तो ये भूल जाना, ये दिमाग में भी मत रखना कि हम डायरेक्ट पास होने वाले, बिल्कुल नहीं। ऐसा सरकार एक बार कर सकती है, ठीक है। अगली बार ऐसा करेगी तो कोर्ट पूछेगी आपने तैयारी क्या करी, जब पिछले साल भी ऐसा था तो आपने एक साल में आपने क्या किया। तो अगर इस साल ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हुई तो ऑनलाइन के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, जिससे 16 से 20 लाख बच्चे एक टाइम एग्ज़ाम दे पाए। मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से एडजस्ट करेंगे, छोटे छोटे गाँव तक इंटरनेट पहुँचाएंगे, स्कूलों तक इंटरनेट पहुँचाएंगे, ताकि बच्चों की ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सके अगर कंडीशन बदली। लेकिन यहाँ जिस तरह से वैक्सीनेशन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, वो ये बताती है कि एग्ज़ाम, स्कूल भी खुलेंगे और एग्ज़ाम भी होगी, टाइम पर होगी और ऑफलाइन होगी, ठीक है। तो आपके मन में इस चीज़ को लेकर कोई टेंशन मत रखिए, आप सिर्फ पढ़ाई करिए, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। सर आई डू नॉट लाइक मैथ्स और साइंस और एनी, मतलब यहाँ सवाल ऐसा है कि सर मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता, कुछ बोलते सर मुझे साइंस अच्छा नहीं लगता, कुछ बोलते सर मुझे इंग्लिश अच्छा नहीं लगता, कुछ बोलते सर मुझे मराठी जमता नहीं है, सर मैं क्या करूँ, व्हाट टू डू। तो भैया ऐसा है, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता उसका कारण क्या है। जैसे मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स सपोज बचपन में बहुत अच्छा था क्योंकि 1 2 3 4 ही था, फिर टेबल्स ही थे, तो बड़ा सिंपल था, वो तो सर हो जाता था सर। लेकिन अभी तकलीफ है ना, अलग है। अभी के इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो ये हो जा रहा, तो क्या कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न है, ठीक है। तो भैया रीज़न ऐसा है कि जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, फिर बाद में आपने उसको पढ़ना छोड़ दिया, इसके लिए वो आपको अच्छा नहीं लगता। तो आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरा ऐसा सोचना है कि उसको बिल्कुल शांति से प्रिपेयर करो। आपको अगर वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है ना, तो उसका रोज़ 1 या 2 ही पेज कंप्लीट करो। मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट करो, उसी टाइप के क्वेश्चंस करो, आप डेफिनेटली उसमें अच्छे हो जाओगे। और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर से जितने ज़्यादा हो सकते हैं, आपके डाउट्स जितने होंगे उतने पूछो, क्योंकि ये आपको समय रहते अच्छा कर लेना है। अदरवाइज जब समय बीत जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो जो सब्जेक्ट हमारा वीक होता है उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग कर ले तो हम खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप इंग्लिश अच्छी कर लो, मतलब आप अच्छे हो गए। आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, बाकी सब तो अच्छा है, और फिर आपको मैथ्स के ऊपर काम करके अगर मैथ्स के ऊपर उस सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपको तकलीफ दे रहा है ना, उसको आधा से 1 घंटा ज़्यादा दो, अच्छे से होगा। उसको पहले कंप्लीट करो। द बेटर थिंग इज़ दैट, द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू फर्स्ट फिनिश दैट सब्जेक्ट वेयर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, ओके। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, बाकी और कोई बात नहीं है। और आखिरी है, व्हाट शुड वी, सर शुड वी डिसाइड अवर एम नाउ, कि हमको हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, हमें कहाँ क्या करना है, ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या वो डिसाइड करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वो डिसाइड नहीं करोगे, जब तक आप खुद को उस पोजीशन में नहीं देखोगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि लाइफ में अगर सही में आपको कुछ अच्छा करना है या आपने कुछ सोच के रखा है तो, और नहीं सोचा तो प्लीज़ पहले सोच लो, और सुबह शाम दिन रात आपकी आंखों के सामने वही गोल दिखना चाहिए कि हाँ मैं ये बनने वाला हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वहाँ पर द सीक्रेट काम करेगा, ठीक है। और आप डेफिनेटली आपकी मंजिल तक पहुँच जाओगे। देखो कभी भी क्या होता है ना, हम अगर आज यहाँ लेवल पे सोच रहे तो हम यहाँ पहुँचते, लेकिन जब आप इतना बड़ा सोचोगे ना तो डेफिनेटली यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे, ठीक है। तो आपका ड्रीम, आपका एम बहुत हाई रखो, वो हमेशा अपने आंखों के सामने होना चाहिए। और हर किसी ने अपना एम, अपना लक्ष्य, उद्देश्य उससे डिसाइड कर लेना चाहिए बहुत छोटी एज में, ताकि फिर वो उस दिशा में काम करे, है ना। हम कभी भी ऐसी बस में नहीं बैठते कि वो बस कहाँ जा रही है हमको पता नहीं हो, ठीक है ना। क्योंकि कंडक्टर अगर पूछेगा आपसे कहाँ जाना है तो आपको बताना होता है कि मैं इस सिटी जा रहा हूँ या यहाँ जा रहा हूँ। आप ये नहीं बोलते जहाँ तुम ले चलो। तो बिल्कुल अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो बिल्कुल आप ऐसी ही बस में बैठे हो जो आप कहीं जा रही है और आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो लाइफ में करना क्या है वो डिसाइड कर लो, और वो बनने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें लगती है वो जमा करो, क्या क्या स्किल्स लगती है उस बंदे को, ये बनने के लिए क्या स्किल्स लगेगी, मुझे क्या आना चाहिए, वो सारी चीज़ों की लिस्ट बनाओ और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। तो आज से ही, ठीक है। ये जो मार्क्स है 10th के, ये इतना काम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो सोच है ये बहुत काम करेगी, ये बहुत काम करेगी आपको आपके उद्देश्य तक, आपके लक्ष्य तक ले जाने में, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ ये 10 क्वेश्चन मैंने अपनी ओर से लिए थे, है ना, जो कि मुझे लगता है इनफ है। लेकिन फिर भी आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको आपका क्वेश्चन डाल देना है, ठीक है, कि सर मुझे ऐसा लगता है, इसका प्लीज़ जवाब दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज़, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। क्या आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए? अगर चाहिए तो डेफिनेटली बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि चीज़ें बच्चों तक
एक मोटिवेशनल वे में पहुँचे, उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें पहुँचे, न कि उनके दिमाग को ख़राब करने के लिए पहुँचे। ठीक है, मैं हमेशा इन्हीं चीज़ों पे काम करता हूँ। तो मैं कभी भी किसी बच्चे को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ तो बच्चों के काम के लिए, बच्चों की मदद के लिए ही आता हूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैं रुकता हूँ बच्चों। अगर ये वीडियो जैसा भी आपको लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अपनी कोई सवाल अभी बचे हुए हो तो वो भी डाल दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली उनको कवर कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए पवन अकेडमी। धन्यवाद।